ला 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 ला। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जुबैदा। अच्छा, सबको आवाज क्लियर है मेरी? जी सर। ठीक है, तो ये जो था आपकी जर्नी का सिर्फ जो है ना एक फर्स्ट स्टेप था। ठीक है। जी सर। तो ये है कि आपने अभी कुछ ये ना सोच लेना कि बहुत कुछ अचीव कर लिया आपने, अभी समझ लें कुछ भी नहीं अचीव किया। ठीक है, नथिंग, आप अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, 17 पेपर्स हैं, उसके बाद भी बड़ा वर्क करना पड़ता है, लेकिन ये है कि अभी जो है सिंगल पेपर हुआ है, एक पेपर। ठीक है, चलिए मार्क्स अच्छे लिए वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि अब जी ये एक आप यहाँ पे हैं, ये फर्स्ट पेपर है और ये 17 पेपर है। मेन चीज क्या है कि आपने ये जो लाइन है ना, लाइन, इसको ब्रेक नहीं होने देना है, इसको जो है ना स्लोली 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 बस चलते रहना है। ठीक है, ये नहीं कि एक पास किया, दो किए जी, अब थक गए जी, मूड ऑफ हो गया, अब ये नहीं करना, ऐसा है। तो अब आपने आंखें बंद करके ना, ये एक पुल है तो बस उस पे से जो है गुजरना है, खतरनाक सा। ठीक है, तो ये है कि अब रुकने वाली बात नहीं है, अब ये चलते रहना है। ठीक है, ये समझ जी लें सर। कि एक फर्स्ट स्टेप हुआ है। ठीक है, ये है कि चले जी ये जो 7 बुक्स वाली कैटेगरी आ जाती है ना, 8 बुक्स कर लें। ठीक है, तो इसमें यानी यहाँ तक का आपका यानी सफर जो है 80 प्लस या 70 प्लस। ठीक है, इससे यानी मुराद है कि 8 बुक्स आपके लिए इजी हैं। आप अगर ऐसे ही सेम वे में, ठीक है, ऐसे ही सेम वे में आप वर्क करते हैं तो आसानी से ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपका स्किल लेवल का जो स्टार्ट होगा, वहाँ पे एक अलग स्टेज है। ठीक है, वहां पे वो जो होते हैं लेवल बने हुए गेम का, लेवल 1, लेवल 2, इसी तरह यहाँ भी समझ लें लेवल हैं, और स्किल लेवल इस नॉलेज लेवल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो उधर बड़ा जी एक सर। बहुत हाई जंप लगता है बंदे को, तो वो बहुत ही डिफरेंट लेवल होता है। लेकिन ये है कि आपको गाइडेंस अगर किसी की लेके आप उस पर 100% उसको कॉपी कर रहे हो, तो फिर जो है आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, तो बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जी अच्छा, वेट कीजिएगा 1 मिनट, सिर्फ कॉल आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सॉरी अबाउट दैट। अब क्या करें जी, कॉल जब आ जाती है ना तो कॉल भी ना किसी की अटेंड करो घर की तरफ से तो फिर वो घर पे शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जी हमने कॉल की थी, कॉल नहीं उठाई, फिर बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि आपका अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है तो सबसे जो बेसिक चीज आपने माइंड में रखनी है, कंसिस्टेंसी आपने नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये सफर बड़ा लंबा है। ठीक है, और बहुत छोटा भी है, डिपेंड आप पे करता है, आपके माइंड सेट पे। माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है और 17 का सोचना है कि 17 यानी बस क्लियर करनी है जी, और चलते रहना है। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट पेपर था ना, ये आपको इन 8 बुक्स के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ये सेम नेचर की होती है। डिफिकल्टी लेवल अब चेंज होगा। डिफिकल्टी लेवल क्या आएगा, पहले FA1 में सिर्फ आपको क्या आते रहे, यानी MCQs आते रहे, आपने जस्ट वहां पे सिलेक्ट करना था और लगाना था। अब जो है FA2 में आप आ गए, सेम वही सिस्टम है। ठीक है, 15 MCQs ही होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन भी होंगे, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ब्लैंक्स आएंगी। ठीक है, तो ज़ाहिर ऑप्शन हूं तो यहाँ पे ब्लैंक्स पे जो है कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है, इसीलिए मैं आपके स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता रहा भाई। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आंसर्स को, आंसर्स पे मत जो। मेन रीजन ही यही है, जो जो आप आगे बढ़ते हैं आपको आंसर नहीं मिलेंगे कहीं भी, आपको पूरा ड्राइव करके आंसर निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये होता है ना, ये MCQs जो FA1 में थे उसमें चार आ गए जी, ये 35 है, 30 है, 50 है, 45 है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ABCD। ठीक हो गया। अब जो है आपने निकाला जी, आप इधर से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आपका 30 आ गया जी, मिल गया, हाँ ये ठीक है जी। ठीक है, या आपको डाउट पड़ा ये नहीं ठीक, दोबारा आप निकालते हो, 35 आ गया जी। हाँ, अब आप इन दोनों में से जज करके कोई एक यानी ठीक लगा लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बिल्कुल ब्लैंक आएगी, कि यहाँ पे क्या आता है, इस ब्लैंक में आप अमाउंट पुट करें। ठीक है, और क्वेश्चन जब आप साथ साथ करते रहेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लैंक में बाज़ औक़ात कहते हैं 2 सेंट तक की फिगर लिखें। 2 सेंट तक के मुराद 19 पॉइंट, आपका आंसर आ गया 19.223। तो आपको क्या लिखना है, 19.22 आपका सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे बस। 19.223 लिखा ना आपने तो रोंग हो जाना है। ठीक है, तो ये कुछ होता है। बाकी आपने देखें तो बिल्कुल सेम सिलेबस है, बजाय 2-3 चैप्टर्स के। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे ईयर एंड एडजस्टमेंट्स करनी है। ईयर एंड एडजस्टमेंट से मुराद वो चीज़ें जो आपकी डेली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ये आपने पढ़ा हुआ है, काउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये ट्रायल बैलेंस, करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, मैंने आपसे कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई हुई थी, वो बताएं ज़रा मुझे कौन कौन सी होती हैं। कौन सी, हसीब? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ज़बरदस्त, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ग्रेट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ तीन। कैश हाँ, फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ Statement of कैश cash फ्लो। flow. हाँ, लास्ट में क्या आते हैं? Notes of the financial statement. Notes. हाँ, मिस। अच्छा, ठीक है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये चार आपके लिए भी जो जरूरी है ना, वो सिर्फ दो ही हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये मैंने FA1 में ही आपको बता दी थी कि ये क्या क्या होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ, कौन मुझे बताएगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, और कौन से एलिमेंट्स इनमें डील होते हैं? मालैन, हसीब एंड As statement of जैन। हाँ जी, आप तीनों में फाइनेंशियल से। पोजीशन में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस एंड इनकम, एक्सपेंस एंड इनकम। रेवेन्यू ठीक रेवेन्यू है, इनकम। ग्रेट हो गया। ठीक है, तो यानी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से क्या चीज यानी आप जज कर रहे होते हो?
वो आपको क्या बेनिफिट देती है, यानी आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? बिजनेस की हमारे परफॉर्मेंस, बिजनेस की बिजनेस की परफॉर्मेंस करती है। परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। वेरी गुड, ठीक है। तो परफॉर्मेंस आप कैसे चेक करते हो, किस चीज से आपको लगता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या नहीं जा रही है? एक्सपेंस और रेवेन्यू पे। हाँ, और अच्छे अल्फाज में अगर एलोबरेट करो तो। अगर हमारे इनकम जो है एक्सपेंस से ज़्यादा होंगे तो हमारी परफॉर्मेंस, अगर हमारी एक्सपेंस कम हो रहे हैं और इनकम ज़्यादा आ रहे हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो रहा है। जबरदस्त, अच्छा जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, ये चीज मैं आपसे सुनना चाह रहा था, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ये नहीं चेक करते। रसीब वाली बात भी वही थी, जैन भी ठीक ही कह रहा था, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मुराद है? तो हमारे बिजनेस की पोजीशन कौन सी चल रही है, हम इसमें इसी कितने से डेटा प्रॉफिट का में पता हैं। चलता है, डेटा। ये स्पेसिफिक डेटा का पता चलता है, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी। हाँ मालेन, आप कोई कमेंट करें। सर जी, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि कितने एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं और कैपिटल सारा ठीक कुछ। है, यानी बिजनेस की वैल्यू, ठीक है, जबरदस्त। फाइनेंशियल पोजीशन से मुराद बिजनेस की वैल्यू होती है कि एट अ पार्टिकुलर डेट, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है ना, वो ईयर के लिए होती है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना, आप किसी भी वक्त ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी एक ईयर के लिए बनाई जाती है, लेकिन वो किसी भी पॉइंट पे आप ड्रा करें तो उस पॉइंट पे ड्रा हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पे, यानी ये वैल्यू ऑफ द बिजनेस बताती है, बिजनेस की वैल्यू कितनी है, बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, कितने उसने लायबिलिटी देनी है, और उसके नेट एसेट्स यानी कैपिटल उसके कितने बचे हैं, ठीक है। बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ काउंटिंग, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, ये सब आपने किए हुए हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन, एक्रूल्स एंड प्री पेमेंट्स, ये आपका नया टॉपिक है, ठीक है, और ये भी ईयर एंड एडजस्टमेंट्स आते हैं। ये भी डेली बेसिस पे डील नहीं होते, ये ईयर एंड एडजस्टमेंट्स के तौर पे होते हैं। इरिकवरेबल डेट्स पीछे आपने पढ़ा हुआ है, तो ये भी ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती है, ये भी डेली बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होते, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। प्रोविजंस एंड लायबिलिटीज, प्रोविजन भी लायबिलिटी की एक टाइप ही होती है, ये भी आप यहाँ पे पढ़ोगे। एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, यानी वही एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस में करना, वो फिर एक्सटेंड हो जाता है। सोल ट्रेडर अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे मेन जो है ईयर एंड एडजस्टमेंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स जो होंगे ना, वो आपके लिए नए होंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी आपने काफी हद तक क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ है सिलेबस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपने पुराने वे से ही अपनी तैयारी जारी रखनी है। और दूसरा, मैं बुक पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, डायरेक्ट में आप एक बार पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है जो आपने FA1 में पढ़ा है, ठीक है, सेम वही सिलेबस है, वही नॉलेज है, आप यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर चुके हुए हो। अब बुक से पढ़ाने का क्या मतलब है, दूसरी तरह मैं पढ़ाऊँ 17 दिन में 17 चैप्टर क्लियर, 3-4 दिन में आपकी किट्स क्लियर और क्लियर, बुक से पढ़ाने का क्या फायदा है? अभी दोबारा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज, वोकैबुलरी, ठीक है, आपको सेम वर्डिंग कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये वोकैबुलरी जो बुक की वोकैबुलरी है, ये आपको एग्जाम में हेल्प करती है। आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, लेकिन बाज औक़ात हम आंसर पिक नहीं कर पाते सही तरीके से, ठीक है, यानी क्वेश्चंस ही पिक नहीं कर पाते, यानी लिखा हुआ क्या वो क्या शो कर रही है, तो यहाँ से आपकी वोकैबुलरी बनती है, बाकी कोई यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स यानी सबको हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे आपने जहन में रखनी है कि आंसर्स की तरफ कोई नहीं जाएगा, खासकर जहन, ठीक है, क्योंकि आपने पहले, आप भी 80+ में आराम से जा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। सिर्फ आपका मेथड जो था ना अटेम्प्ट का, वो रोंग हुआ है, मतलब आपका ब्रेन जो है ना थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप जो है दूसरी तरफ चले गए थे, तो मेरे पास नहीं रहे थे। आप भी 80+ वाले ही स्टूडेंट हैं, आराम सुकून से,
ठीक है, लेकिन इस दफा बस जो मैं बताऊं ना वैसे ही फॉलो करना है, अपनी नहीं करनी है। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। बस जैसे जैसे मैं कहूँ आपने बस वो गर्दन झुका के ना, आप गलत भी बोल रहा हूँ ना, आप समझना है कि सही है। मतलब जब मैं आपको बोल रहा हूँ अटेम्प्ट कैसे करना है, उस सेंस में कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपने बस गर्दन नीचे करके ना, हाँ बस ठीक है जी, डाउट भी आया ना बस उस तरीके से करो जैसे मैं कहता हूँ, इंशाल्लाह फिर अपना रिजल्ट देख लेना। तो फिर आगे की बात फिर बात की होगी। ठीक है, तो ये है कि पहली बात आंसर की तरफ नहीं जाना, क्रिएटिविटी की कोशिश करो कि क्रिएटिविटी लो अपने अंदर। यानी जितना भी हो खुद अपने माइंड पे जोर डालो, ये जोर आपको नेक्स्ट पेपर्स में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आप निकल जाओगे, लेकिन आपने अगर खुद नहीं ना कुछ किया हुआ होगा, खुद अपने माइंड पे जोर नहीं डाला हुआ होगा, ये यार ये कैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन हुई, ये कंट्रोल अकाउंट, ये डबल एंट्री कैसे बनी, ये वाली चीज, ये तो उसने ट्रांजैक्शन लाइन लिखी है, इसका एक ये बनता है, इसका दूसरा कहाँ पे आएगा, खासकर करेक्शन ऑफ एरर्स, वहां पे बहुत माइंड यूज होता है। तो वो करेक्शन ऑफ एरर्स में जब बंदा सही हो जाए ना, ठीक है, जैसे कंट्रोल अकाउंट्स के करेक्शन करने में, तो इसी तरीके से जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है उसको, या डबल एंट्री रॉन्ग हो गई, ठीक है, तो वहां से कॉन्सेप्ट्स का सही अंदाजा होता है। तो वो क्वेश्चन उनमें सही डीप घुस जाए। ठीक है, एलिमेंट से जोड़ें ट्रांजैक्शन को, फर्स्ट स्टेप आपका जो होना चाहिए, ट्रांजैक्शंस को एलिमेंट्स के साथ जोड़ें। ठीक है, ट्रांजैक्शन लाइन लिखी हुई है, देखेंगे कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं, उस कीवर्ड को आप जोड़ें कि किन 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़ रहे हैं। इधर ये रेवेन्यू से जुड़ रहा है, एसेट से जुड़ रहा है, लायबिलिटी से, इक्विटी से, ठीक है, एक्सपेंसेस से, किसकी तरफ जा रहा है। फिर देखें दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए कि अब एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। फिर उस सेंस से आपने ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, डबल एंट्री समझ लें अकाउंटिंग की बैकबोन है यही सब कुछ, और 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये एक्स्ट्रा टिप्स जो होती है ना, ये आपको सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि अटेम्प्ट करने का तरीका, ठीक है, क्वेश्चन कैसे करें, आप एक जर्नी को कैसे लेके जाएं। बाकी क्या है, बाकी आपके पास नॉलेज है, पहले से है। ठीक है, अभी फिर हम क्या करेंगे, बुक से ही रीड करेंगे। ठीक हो गया, बुक रीडिंग आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये नहीं गो थ्रू करवाऊंगा, तो आप जो है बुक रीडिंग करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट हम टास्क वगैरह भी दे लिया करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो चेंजिंग हुई है ना, सिर्फ एक प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक न्यू आया है, प्रूडेंस। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आप अकाउंटिंग के हवाले से पढ़ोगे, ये भी हम उधर डिस्कस कर लेंगे कि एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज शुड नेवर बी अंडरस्टेटेड। ठीक है, कि मुख्तात रहें, एहतियात रखें कि आप रिकॉर्ड करते हुए एसेट को कभी ज़्यादा रिकॉर्ड ना कर दें, एसेट कम हों तो चलेंगे। ठीक है, कि आप ये अपने एज्यूम में रहो यार मेरे पास तो एसेट हैं 20 लाख के, जबकि असल में आपके पास एसेट की वैल्यू 18 लाख की, तो एसेट शुड नेवर बी ओवर स्टेटेड। ठीक है, यानी मुख्तात एहतियात बड़ी करनी है। तो लायबिलिटीज, आपने कर्ज देना हो 10 लाख का, तो आप सोचें मैंने 7 लाख का कर्ज देना है, तो फिर सारे डिसीजन उस हवाले से रोंग हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटी शुड नेवर बी अंडरस्टेटेड। तो दूसरा ये है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का एक पैराग्राफ है, ये एक आपका न्यू ऐड हुआ है, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर देखें एग्जामिनेशन का, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस। ठीक है, 2 मार्क्स 100 ईच एमसीक्यूज। ठीक है, 2 मार्क्स का होगा और टोटल 100 मार्क्स है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, ब्लैंक्स आना शुरू हो जाएंगी। एमसीक्यूज भी आएंगे, मतलब वो 4 ऑप्शंस वाले भी आएंगे, लेकिन ब्लैंक्स भी यहाँ पे एडिशनल आ जाएंगी। तो ब्लैंक्स आपको पता है सॉल्व तभी होंगी जब आपका ग्रिप बहुत अच्छी होगी क्वेश्चन पे, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। बिजनेस एंटिटी कौन डिफाइन करेगा, बिजनेस एंटिटी को, हाँ जी मालेन।
आप सब इधर हो के नहीं? मालैन जैन हसीब, आवाज आ रही है सबको? जी सर। बिजनेस जी अच्छा, सर। बिजनेस वो होता है, अलीगल एक्टिविटी होती है जिससे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। बिजनेस तो वो होती है ना, बिजनेस एंटिटी से क्या मुराद है? पीछे पढ़ा है आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जी FA1 सर। में, तो क्या होता है वो? कि ऑनर से अलग ओनर होता ओनर से उसका बिजनेस अलग होता है। तो सेम वही है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी इज वन विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है, तो वही है बिजनेस एंटिटी। A business is always assumed to be completely separate from its owners, ठीक है। owners private income expenditure assets liability, यानी ओनर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा बिजनेस में। ओनर्स की रिकॉर्डिंग अपने तरीके से होगी, बिजनेस एंटिटी की अपने तरीके से होगी, ठीक है। यही known as business entity and it is also known as separate business entity concept, ठीक है। ये आपने पीछे किया हुआ है, ये रीड करना, बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि बिजनेस इंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन विद अदर बिजनेसेस इंडिविजुअल्स, ठीक है। दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, किसी से चीजें लेता है, किसी को आगे सेल करता है, ठीक है। तो ये आप रीड करोगे। अब एंटिटी, एंटिटी कोई भी हो सकती है, ठीक है। अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स किसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? प्रिपेयर अकाउंट्स, तो अकाउंटेंट्स की भी एक एंटिटी होती है। अकाउंटिंग फर्म को आप एंटिटी यानी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते। एन एंटिटी इज एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रिपेयर्स अकाउंट्स एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, और ऑनर से ये अलग होनी चाहिए, तभी ये जाके एक एंटिटी कहलाएगी। तो ये रीड अच्छे से करना है। अकाउंटिंग का भी पता है आपको? काउंटिंग क्या होती है? records business transaction, ये समराइजिंग, एनालाइजिंग, प्रोसेसिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन अ यूजफुल वे, ठीक है। काउंटिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड processing that transactions into a useful way so that the higher level management can make better decision about the business, ठीक है। अकाउंटिंग यानी बैकबोन ऑफ द बिजनेस होती है। अकाउंटिंग के बगैर आप कुछ डिसीजन ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो जी फॉर सर। एग्जांपल सेल्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। सेल्स जो की, परचेजेस जो की, जैसी भी लायबिलिटी ली, एसेट्स जो हैं, सबका रिकॉर्ड यानी प्रॉपरली होना चाहिए। तो फॉर ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से पहले यानी क्या चाहिए होता है? एविडेंस, डॉक्यूमेंट चाहिए होता है भाई। हमें प्रूफ चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन हुई भी है कि नहीं हुई है। कैसे पता चलेगा? कोई डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो इट मस्ट बी मेजर, यानी इनवाइस हो गई, वो सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज होगी, या परचेज के लिए, परचेज ऑर्डर, उस तरीके से। इट मस्ट बी पॉसिबल टू मेजर द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये ज्यादातर आप जो जो आगे चलेंगे ना, फिर आपका ब्रॉड होता जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहे हैं काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स को रिकॉर्ड करने का नाम है, ठीक है। यानी फाइनेंशियल, जिस टर्म में मनी इन्वॉल्व हुई उसको रिकॉर्ड आपने करना ही करना है। Counting also summarizes a business transaction to provide information about the performance and position of a business to interested parties, ठीक है। मैंने क्या बताया कि यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि डिसीजन हो सके। अब देखो, परफॉर्मेंस आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और बैलेंस शीट भी इसका नाम देते हैं, ठीक है। जी तो सर। इंटरेस्टेड पार्टीज, अब इंटरेस्टेड पार्टीज क्या क्या हो सकती हैं? किसी को यानी कुछ आइडिया है तो मैंने एक दो बार बताया आपको पीछे पढ़ते हुए। इंटरेस्टेड पार्टीज यानी किन बंदों को ये इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है? किस किस को शेयर प्रॉफिट के बारे होल्डर्स में, को। हाँ, प्रॉफिट के बारे में जानने की जरूरत हो सकती है, या बिजनेस की पोजीशन के बारे में, किस किस को? शेयर होल्डर्स को, वेरी गुड। क्यों शेयर होल्डर्स को क्यों जरूरत होती है? उन्होंने बिजनेस में शेयर खरीदने होते हैं, इसलिए वो पहले बिजनेस की पोजीशन देखते हैं, वो कहते हैं हमें बताएं इसका
शेयर क्या होल्डर्स प्रॉफिट और जो लॉस होते थे? हैं, मेरी बात सुने, शेयर होल्डर्स के पास शेयर पहले से होते हैं। जी सर। जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो देखते हैं इसलिए कि हमने इन्वेस्ट करना है, नए शेयर खरीदना है। शेयर होल्डर्स कौन कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स बिजनेस ओनर ही होते हैं। बिजनेस ओनर्स को शेयर होल्डर्स कहा जाता है कंपनी की टर्म में। जब कंपनी होती है तो शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट सेपरेट होती है। ठीक है। शेयर होल्डर्स जी सर। देखते हैं कि कंपनी भाई साहब ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, मैनेजमेंट को चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, हमारे जो मैनेजर्स हैं अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, बिजनेस की वैल्यू अच्छी है। ठीक है, सब कुछ वो देखते हैं, बिजनेस प्रोग्रेस में जा रहा है कि नहीं। इन्वेस्टर्स को भी सेम इसीलिए ही देखते हैं, अगर बिजनेस अच्छा जा रहा है तो हम इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों देखती है, ये भी मैंने बताया हुआ है। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की क्यों जरूरत होती है? टैक्स। ग्रेट, टैक्स पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो मुझे बताएं, बैंक अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहता है तो वो किस पर्पस के लिए देखना चाहेगा? हसीब, जैन। बैंक आपको लोन वगैरह ग्रेट, देने के ग्रेट लिए। पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ये आपको चीजें पता है, बिल्कुल नॉर्मल है, सिर्फ माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखो और इन चीजों को यानी क्रिएटिविटी फ्रंट पे एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। ठीक है, बैंक का क्या तल्लक होता है कंपनी से जी भाई? लोन के लिए अक्सर यूज करता है बैंक। ठीक है, कि भाई अगर कंपनी अच्छी जा रही है, कंपनी की वैल्यू अच्छी है, तो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो बैंक भी लोन दे देता है, कहता है यार इस प्रोजेक्ट में मेरा फंड लगा दो। ठीक है, मुझे फिर इतने मंथ बाद इतने इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। ठीक है, अब सप्लायर क्यों देखता है? जी। सप्लायर क्यों देखेगा आपकी कंपनी का? सप्लायर क्रेडिट पे देता है तो इसलिए। हाँ जी, उधार। ये सीब और दूसरा क्या है, जैन, आप क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, तो ये देखो, कुछ होते हैं इंटरनल यूजर्स, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल जो डायरेक्टली अकाउंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन बुक कीपिंग के लिए एम्प्लॉयज, जैसा कि अकाउंटेंसी फर्म हो गई, उसको इंटरनली रिक्वायर होता है सब कुछ, यानी देखे अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, उनको भी देखे और डिसीजन मेक कर सके। ये इंटरनल मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, सीएफओ वगैरह, ये इसलिए देखते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ओनर्स और ये एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। बैंक हो गए जो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस होते हैं। ठीक है, सप्लायर भी हमारा उसमें आ गया। कस्टमर भी देखता है। कस्टमर किस लिए देखता है भाई? कंपनी की पोजीशन अच्छी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हायर लेवल की आगे बातें, पी लेवल, स्किल लेवल में भी यूज होती हैं, लेकिन ये थोड़े हाई लेवल की हैं कि कस्टमर को एक्सप्लेन करना है सर। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का किसी को मीनिंग पता है? बताए जरा। हाँ जी, व्हाट इज मेड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी होता है राज में रखना। ठीक है, कीप सम जी। टॉक्स और प्रोसेसेस इनटू सीक्रेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिजनेस में कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या मुराद है? भाई बाज औकात हम चाहते हैं कि हमारी प्राइस के बारे में, ठीक है, स्मॉलर लेवल पे बिजनेसेस वगैरह, ठीक है, बाज तो लीगल रिक्वायरमेंट होती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ठीक है, जैसा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है ना, उसको लीगली रिक्वायरमेंट होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और उसको पब्लिक में इशू करे, क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स ही पब्लिक होते हैं। ठीक है, इसी तरीके बहुत छोटी कंपनीज होती हैं जो कम्पिटिटिव के डर से अपनी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहती, और वो सिर्फ इंटरनल यूज के लिए रखती हैं या फिर सिर्फ गवर्नमेंट के पर्पजेज के लिए, टैक्स पर्पजेज के लिए। ठीक है, तो वो फिर उस हिसाब से भी हम देखें कि ये बात चीज़ें सिगाए राज में रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। इसी तरीके से हर चीज़ जो है
पब्लिक में शेयर नहीं करनी चाहिए कंपनी के हवाले से। ठीक है, जो स्मॉलर लेवल मीडियम साइज कॉम्पिटिटिव हैं वो प्रोसेस ना फॉलो कर दें। ठीक है, कि हम कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारा फार्मूला ना बाहर जाए। ठीक है, बाज़ औक़ात ये फार्मूले इंटेंजिबल एसेट्स, मैं डिटेल में जाता हूँ ना फिर वो बात लंबी हो जाती है, क्योंकि अभी आपको ये इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं पता, ये आपको नेक्स्ट जो F3 में पता लगेगा। ये फार्मूला वगैरह भी इंटेंजिबल एसेट्स यानी जिनको हम टच ही नहीं कर सकते तब भी वो हमारे एसेट्स होते हैं, ब्रांड नेम वगैरह ये उस कैटेगरी में आते हैं। वो फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता ज़रा स्टेजेस होते हैं ना, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ चलती जाएगी। ये है कि बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी है। ठीक है, this is used in two जी purpose of accounting is to provide useful information about the performance and position two ways by the owners so that they can manage the business owners। ठीक है, बिजनेस को मैनेज कर सकें। दूसरा क्या, बाय अदर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन मेक डिसीजंस अबाउट देयर डीलिंग्स विद द बिजनेस। ठीक है, वेदर टू लेंड इट मनी, ऊपर वाली बात ये है अभी तक। इन सम कंट्रीज, ये देखो लिमिटेड कंपनीज जो हैं रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, लॉ कहता है कि पब्लिश करोगे तुम हर साल। Other types of businesses do not have to make their accounts available to the public। ठीक है, तो जो स्मॉलर बिजनेसेस होती हैं उनको ज़रूरी नहीं होता कि पब्लिक को वो शो करे अपने अकाउंट्स वगैरह। ओनर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज मे बी द ओनली पीपल इंटाइटल्ड टू सी द अकाउंट्स। ठीक है, उन कंपनीज के लिए फिर किसकी, एक ओनर देख सकता है और दूसरा टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट के जो अंडर आ जाते हैं इंस्टीट्यूट्स वो सिर्फ चेक कर सकते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, तो बाकी यानी वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इन एडिशन क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स probably contain information that the owner and other people involved in the business might not wish to make public। ठीक है, कि कौन, ओनर और अदर पीपल इन्वॉल्व्ड, सप्लायर हो गया जी। ठीक है, बाज़ औक़ात कस्टमर होते हैं जी, बाज़ औक़ात ओनर खुद कहता है यार ये चीज़ें आपने जो है ना बिजनेस की पब्लिक नहीं बनानी है, किसी के साथ शेयर नहीं करने को, पूछे तो ना बताओ जी। ओनर क्या पता अपनी सैलरी मिसाल के तौर पर किसी ने छोटी सी कंपनी खोल ली। ठीक है, तो वो तो उसका सब कुछ यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सब कुछ शो हो जाएगा ना, कितना अर्न करता है जी ये वो। तो वो कहता है, ओनर कहता है मैं नहीं अपनी इनकम किसी को शो करवाना चाहता। ठीक है, तो मेहरबानी करके इसको आप पब्लिक ना करना इंफॉर्मेशन को। देखो अब इफ कंपटीटर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस सेल्स एंड परचेजेस के किसको सेल्स कर रहा है किसको परचेज कर रहा है। ठीक है, एंड फिर जो है cheaper prices in better terms, this could be extremely harmful to the business। ठीक है, तो ये है। ठीक है, पाउच कस्टमर्स यानी इट कुड यूज दिस टू पाउच कस्टमर, यानी अप्रोच की टर्मिनोलॉजीज में ही आप ले लें। फिर वो कंपटीटर जो होगा ना वो कस्टमर तक अप्रोच कर लेगा, उनको चीप चीप प्राइसेस देके, फिर जो कस्टमर उसके हो जाएंगे बन जाएंगे फिर वो दोबारा से मामूल में ले आएगा। फिर इसलिए जो है ना बाज़ बिजनेसेस शेयरिंग इंफॉर्मेशन नहीं चाहते, वो कहते हैं प्राइवेट में ही रखी जाए। ठीक है, बाद औक़ात सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कस्टमर का डेटा कभी नहीं किसी को शो करना, क्योंकि ये डेटा प्राइवेसी एक्ट आपने प्रोटेक्शन एक्ट पीछे आपने पढ़ा है। सैलरीज आर वन ओबियस एग्जांपल, अब अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी ना शो करो किसी किसी को। ठीक है, बाद औक़ात एम्प्लॉयज़ एतराज़ कर दे मेरी सैलरी किसी को नहीं पता होनी चाहिए, ओनर खुद ये नहीं कहे कि मेरी ना किसी को पता चले कितना मैं अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है कि उस हवाले से कॉन्फिडेंशियल, ये भी आप नेक्स्ट बुक्स में जो है ना नेक्स्ट लेवल का होगा ये टॉपिक पे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, और कैपिटल आपको पता है कैसे इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट से मनी इन्वेस्ट करते हो कैपिटल इंक्रीज, प्रॉफिट्स जब होता है कैपिटल इंक्रीज, लॉस जब होता है कैपिटल डिक्रीज। तो ड्राइंग जब होती है, ये ड्राइंग वाली लाइन लिखी हुई है, ठीक है, नोन एज ड्राइंग, ड्राइंग जब होती है कैपिटल डिक्रीज, सारा पीछे वाला है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने सेम करना है, आगे भी मैं आपको बताता हूँ, इसका टास्क मैं लास्ट में दूंगा। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सेम वही है, ये आप रीड करोगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स भी आप राइट डाउन करोगे। ठीक है, तो ये बस इसको ये देख के, ये वाला देख के पहले खुद पहले इसकी बनानी है, फिर ये भी रीड कर लेना है। ठीक है, कि क्या मेंशन है। बेसिस ऑफ डबल एंट्री,
सिचुएशन यानी किस सिचुएशन पे कौन सी एंट्री करनी है, सेटिंग अप बिजनेस, ये सब डबल एंट्रीज इसीलिए पढ़ा रहा था। डबल एंट्रीज आपकी जान अब जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, आप इस स्टेप में आ गए हैं, ठीक है। तो देखें तो ये जो था, ये भी काउंटिंग इक्वेशन, ट्रेडिंग एग्रेगेटेड प्रॉफिट, ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको वो यानी इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम है। ड्राइंग्स स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है, प्रॉफिट ऐड होगा तो किस तरह कैपिटल चेंज होगा, ड्राइंग से कैपिटल कैसे चेंज होगा, मनी बारो करते हो तो कैसे चेंज होगा, ठीक है। लायबिलिटी और एसेट चेंज होंगे। अ नोट ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ये रीड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल सेम है जो है जैसा आपने कहा, एट अ पर्टिकुलर डेट पे बनती है। रिकॉर्ड्स द एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, देन इट्स एसेट। अगर बिजनेस स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन में हो, इससे क्या मुराद है, एसेट्स, एसेट्स फिर उसके ज्यादा होंगे। हम क्या कहते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स ऑलवेज लायबिलिटी से ज्यादा होंगे, तो तभी एज्यूम किया जाएगा बिजनेस अच्छी पोजीशन में। एसेट्स समझ लें आपके पास 10 लाख हैं, लायबिलिटी है आपकी 5 लाख, ठीक है। तो 10 माइनस 5 क्या बचा, 5 लाख। 5 लाख आपके नेट एसेट्स हो गए, जिसको आप कैपिटल का भी नेम दे सकते हो। क्लियर? जी सर। ठीक है। ये वही बात जो मालेन आपने पूछी थी और मैंने आपको नेट एसेट्स के बारे में बताई थी, सेम ये वही डेफिनेशन समझ लें यहाँ पे लिखी हुई है। इफ द बिजनेस इज इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन देन इट्स एसेट विल एक्सीड इट्स लायबिलिटीज एंड इट विल हैव नेट एसेट्स। द रिपोर्टेड नेट एसेट्स विल इक्वल द ओनर्स कैपिटल। समझ आया? ओनर्स कैपिटल यानी जी वही सर। कैपिटल या इक्विटी, ठीक है। तो आगे एसेट्स की डेफिनेशन पीछे ही आप पढ़ चुके हैं, पांचों एलिमेंट्स पीछे मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाए हैं, सेम वो ही है। अच्छा जी, लेस देन 1 मिनट है तो आप रीजॉइन करेंगे, ठीक है, ठीक है, रीजॉइन आप कीजिएगा। ओके सर।